हर मुसलमान MIM के साथ नहीं है, लेकिन जो मोदी कर रहे हैं वो गलत है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक। राहुल गांधी मनीष कश्यप कौन है? मनीष कश्यप को नहीं जानते आप क्या? मनीष कश्यप मैं जानता हूँ। हाँ। मनीष कश्यप है। बुनियाद होना चाहिए। उमर खालिद की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? उमर खालिद का केस क्यों नहीं सुना जा रहा है? आप मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं। मनीष कश्यप एक स्वतंत्र यूट्यूबर के तौर पे कुछ नहीं है, वो बीजेपी का एजेंट है। मनीष कश्यप बीजेपी का एजेंट, हाँ बीजेपी का एजेंट है। नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। इस समय हम किशनगंज में हैं। हमारे साथ हैं आपका नाम? निरंजन कुमार। इनका चैनल है न्यूज नियंत्रण। यूट्यूबर हैं, किशनगंज के हैं, जागरूक नागरिक हैं, राजनीति समाज सियासत पर सोचते समझते हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किशनगंज में मुद्दा क्या है, क्या राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसका इम्पैक्ट कितना है। बंगाल यहाँ से कुछ ही दूर पर है, 20-25 किलोमीटर होगा, और वहाँ पर राहुल गांधी वहाँ से गुजरे हैं उत्तर दिनाजपुर के इलाके से। सोनापुर में रात में उनका स्टे था और अब वो अररिया चले गए हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा का सीमांचल में बंगाल में असर क्या है, क्योंकि ये जो साथी हैं ये सब यहाँ लोकल तौर पे जो है चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो कुछ लोग जो है कांग्रेस के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके खिलाफ शिकायतें कर रहे थे कि उनका काम नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग अख्तरुल ईमान का नाम ले रहे थे और कुछ दूसरे जो मुजाहिद, एक मास्टर मुजाहिद करके हैं और जदयू के हैं वो। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोग उनको बता रहे हैं कि उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। उनके मुद्दे जो हैं वो एक तरीके से वो नीतीश और जो बीजेपी का जो एक तरीके से नया गठबंधन हुआ है, शायद दूसरी तीसरी बार होगा, गिनना भी अब थोड़ा सा याद करना पड़ रहा है। तो 9वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो मुझे आप ये बताइए निरंजन कि किशनगंज में जो है आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस की यात्रा गुजरी है तो कांग्रेस को राहुल गांधी को लेकर के लोग क्या सोचते होंगे? सोचने की बात करें, राहुल गांधी जी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में काफी संघर्ष दिखा रहे हैं और किशनगंज क्षेत्र में उसका एक सांसद भी मौजूद है, डॉक्टर जावेद जी। लेकिन सांसद का जो लोगों को शिकायत ये है कि वो सिर्फ अपनी जो कि सीटों को लेकर के चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन लोगों का समस्या जानने की कोशिश नहीं करते। ये लोगों का सवाल है। हम भी क्षेत्र में घूमते हैं, काफी देखते हैं कि हमारे क्षेत्र जो कि 22 सीमांचल एरिया में हम लोग आते हैं तो वहाँ सांसद जी का आना बहुत ही कम होता है। और जिस तरह से वो अभी एक्टिव हैं 2-4 महीने से, लगातार अगर इसी तरह कार्यकाल के अंदर में एक्टिव होते तो राहुल गांधी का छवि को और भी बेहतर बनाने का काम करते हैं। सांसद जी का थोड़ा लापरवाही है। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक तरीके से जो सांसद हैं स्थानीय वो अब सक्रिय हुए हैं, पहले सक्रिय नहीं थे। जी, पहले से बड़ी लापरवाही चल रही है। अच्छा। तो एक मुद्दा ये भी है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि न्याय, यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और बिहार में जाति जनगणना हुई है, नीतीश कुमार इन लोगों की सरकार ने कराई है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर, जो OBC के लोग हैं, ST SC हैं, उनको क्या लगता है कि कास्ट सेंसस का मुद्दा उनके लिए मुद्दा है? देखिए, मानना लोगों का यह है कि जाति बात करना और जातीय जनगणना कहीं ना कहीं इतना जरूरी नहीं था जितना बेरोजगारी पे बात करना था। शिक्षा में जिस तरह से तेजस्वी यादव कुछ ही किए लेकिन बेहतर किए। तेजस्वी यादव अब शिक्षा के प्रति अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए और नीतीश कुमार के साथ में रह करके 2-4 महीना जो भी अच्छा काम करने का निर्णय लिया था, काफी लिया था। लेकिन जातीय जनगणना कर करके जाति बाद में बांटने का ये जो सोच था ये बड़ा ही गलत था। लेकिन यही एक खेल है कि ये परसेप्शन किसने बनाया कि जाति पर बात करना गलत है। दरअसल क्या है कि जो लोग कहते हैं ना कि कलम किसके हाथ में है, लिख कौन रहा है, खबर कौन दे रहा है, मैसेज आपको कौन भेज रहा है व्हाट्सएप पे। जाति पर जो है, जाति एक सच्चाई, अगर आप भले आप कह दें कि जाति नहीं है, लेकिन जो हायरार्की है, पंडित जी को आप बुला करके श्रद्धा से देखते हैं, लेकिन एक डोम चमार को बुला करके उतनी जो है सम्मान नहीं देते हैं, श्रद्धा नहीं। तो जाति इस देश की एक सच्चाई है। और बात ये भी है कि अगर कोई ये कह रहा है कि जाति के नाम पर बांट रहे हैं, तो ये मैसेज कौन दे रहा है लोगों को? बांटा नहीं जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई अफसर जो है ना, आपकी जात का भी होना चाहिए, उसकी जात का भी होना चाहिए, उसका धर्म का भी होना चाहिए। तो आप अगर ये कह रहे हैं तो ये गलत बात है। भले बिहार की जनता में मैं देख रहा हूँ लोग ये कह रहे हैं कि जो है जात के नाम पर बांटने की जरूरत नहीं, कास्ट सेंसस जरूरी नहीं था। बेरोजगारी मुद्दा है, हर जगह मुद्दा है, राहुल गांधी भी ये बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से उनकी रैलियों में, सभाओं में भीड़ आ रही है, मैं तो हैरान हूँ कि जैसे कि दिल्ली से मैं चल के यहाँ आया हूँ, बंगाल में, बिहार में,
तो मैं देख रहा हूँ काफी लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो है अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं, और जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, मैंने उनकी पूरी रैलियों को कवर किया यूपी विधानसभा चुनाव में, और जिस तरीके की भीड़ आ रही है वहां, वैसे ही किशनगंज में बिहार में, जहाँ की जेडीयू और आरजेडी मुख्य एक तरीके से बड़े दल हैं, और वहां ममता है, लेकिन जलपाईगुड़ी हो या फिर सिलीगुड़ी हो, भीड़ आ रही है, खूब भीड़ आ रही है। अब ये कांग्रेस के संगठन के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर है कि वो किस तरीके से इसको अपने पक्ष में करें, उसको वोट में कन्वर्ट करें और बेहतर परफॉर्मेंस करें, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। साफ तौर पे हमको लगता है जैसे कि आप जातीय जनगणना से खुश हैं नंदलाल जी, ये क्या सवाल है मेरा? बिल्कुल, मैं ये बात से जो है सहमत हूं कि ये एक मुद्दा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में चांसलर किस जाति, प्रोफेसर किस जाति का, अगर मान लीजिए कि किसी जाति का जो है बोलबाला है, बाकी जातियों का क्या होगा? क्या वो सिर्फ मजदूरी करने के लिए है? अगर उनका प्रोफेसर नहीं है, सॉरी, उनका प्रोफेसर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, आईआईटी में नहीं जाता है, आईआईएम में नहीं जाता है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है, तो उस पर काम करने की जरूरत है। अच्छा, अगर जाति जनगणना क्या, चलिए बेहतर आपकी नज़र में है, पंचायत स्तरीय में, अगर प्रखंडीय स्तरीय में लगभग इसको क्या करता है कि जारी कर प्रकाशित कर देना था, लेकिन इस तरह की नहीं किया। उन्होंने सिर्फ आंकड़ा दिखा करके पूरे बिहार में गुमराह करने का काम जो एक तरफ से किए, उन्होंने वोट बैंक, लोग कहता कि वोट बैंक बनाने का एक नीति था तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव को तो मैं इसके लिए जो है ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने ये गलत किया। हाँ, ये बात है कि जो आंकड़े आए हैं, जो सामाजिक और आर्थिक आंकड़े आए, देखिए उन्होंने जो आर्थिक सर्वे करवाया उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार और जब तेजस्वी यादव के सरकार में थे, मैं नहीं जानता जब वो बीजेपी के साथ गए तो उनका क्या होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि 96 लाख परिवारों को, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, 96 लाख परिवार, यानी कम 1 करोड़ में 5 लाख कम, उन लोगों को 2-2 लाख रुपए मिलेगा। किसके लिए? सुनिए एक मिनट। कि रोजगार करने के लिए आप दुकान लगा सकते हैं, पान की दुकान लगा सकते हैं, अगरबत्ती बना सकते हैं, पापड़ बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, कोई भी धंधा कर सकते हैं, सब्जी बेच सकते हैं। तो ये कैसे संभव हुआ कि 96 लाख परिवार इतने गरीब हैं, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी, कैसे पता चला? क्योंकि कास्ट सेंसस हुआ। जनरल वर्ग में भी काफी गरीब हैं बिहार में, तो उन लोगों को मदद मिलेगी ना, आर्थिक न्याय तभी होगा। और राहुल गांधी, चूंकि वो राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं, बिहार की राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, वो पूरे साउथ से लेकर जो है नॉर्थ तक, वेस्ट से, बंगाल से लेकर मणिपुर से लेकर मुंबई तक उसकी राजनीति कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जब हम आएंगे सरकार में तो हम ये काम करेंगे और पता लगाएंगे गरीब कितने हैं। बात आप सरकार की कहते हैं कि राहुल गांधी सरकार में आएंगे, लेकिन एनडीए अलायंस जिस तरह की गठबंधन ध्वस्त होते हुए नजर आ रहा है, जो कि जिसका नींव रखने वाले नीतीश कुमार जी, पलटू चचा जिसको कहते हैं लोग अपने मनपसंद के हिसाब से, वो ही अगर इसमें क्या कहते हैं पलटी मार दिया, आपको लगता है इंडिया अलायंस का कुछ भला होने वाला है? देखिए, इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस जो भी है, ये इंडिया अलायंस तो नहीं है, मैं इसको इंडिया अलायंस ही कहता हूँ। ये भाजपा वालों का शब्द है और हम लोग नागरिक हैं, ठीक है। मैं अगर यूट्यूबर हूँ, आप यूट्यूबर हैं, तो आप अपना नागरिक धर्म निभा रहे हैं, ठीक है। सबकी एक समझ होती है, सबकी एक सोच होती है, कोई ज्यादा जो है राइट होता है, कोई ज्यादा लेफ्ट होता है, कोई बीच के रास्ते से चलता है। लेकिन जब आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो विपक्ष जो है बहुत जरूरी चीज है। जी। हम ये कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है अकेले चुनाव लड़ रही हैं, तो इंडिया अलायंस के बाहर नहीं है, वो इंडिया अलायंस में ही है। जब चुनाव हो जाएगा तो साथ में आ जाएंगी। नीतीश कुमार बाहर चले गए, लेकिन सुनिए, नीतीश कुमार के जाने से इंडिया अलायंस खत्म हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, मैं ये नहीं मानता हूँ। बिहार में 40 सीटें हैं, लेकिन बंगाल में, महाराष्ट्र में उससे ज्यादा सीटें हैं। तो हम महाराष्ट्र की बात क्यों नहीं करते? वहां पर पार्टी तोड़ने के बाद भी, शिवसेना तोड़ दी, एनसीपी तोड़ दी, वहां पर अभी भी इंडिया अलायंस मजबूत है। साउथ में बीजेपी तो है ही नहीं, उसकी कोई बात नहीं करता है। आप सिर्फ यूपी बिहार देश नहीं है, 120 सीटें हैं, लेकिन अगर यहाँ पर 30% 40% सीटें भी जो है बीजेपी हारी 120 सीटों में से, तो उसके लिए बाहर में, कर्नाटक में, बंगाल में, जो पिछली बार हुआ था 2019 के चुनाव में, अगर वैसा नहीं होता है तो मुश्किल हो जाएगा। राम मंदिर बनवाने के बावजूद आप मीरा माझी के घर चाय, मीरा माझी कौन है? दलित महिला है, निषाद है, उसके घर चाय पीने जाते हैं। आप जो है इधर बिहार में जो है नीतीश कुमार को साथ में लेते हैं। इससे पहले जो है बाकी जो है जातियों की राजनीति करते हैं, अति पिछड़ा की राजनीति करते हैं। सम्राट चौधरी को आप जो है इधर बनाए हुए हैं बिहार में अध्यक्ष, क्या है ये? बीजेपी जाति की राजनीति करती है, उस पर हम बात नहीं करते। इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है, और इंडिया अलायंस का मतलब है कांग्रेस। अगर कांग्रेस
मजबूती से लड़ती है, जनता उसका साथ देती है, तो 2024 का परिणाम 2019 की तरह नहीं होगा। आप राम मंदिर की बात की, उस पर भी हम आएंगे। पहले हम इंडिया अलायंस आपके तौर पे कहते हैं, उससे हम बात करेंगे। जिस पार्टी रोज पानी पी पी करके गाली देने वाला, चाहे कांग्रेस को ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, दिल्ली में जिस तरह से विपक्ष में लड़ने वाले दोनों पार्टी एक जगह आ गए, चाहे वो भगवत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हो, अखिलेश यादव यूपी से हो, तमाम लोग विपक्ष में रह करके कांग्रेस को गाली देने वाला काम किया। लेकिन आज सब एक गठन में होकर के मोदी को हराने की बात कर रहे हैं। रोजगार की बात कहाँ कर रहे हैं? सिर्फ कहते हैं कि भाजपा हटाना है, भाजपा मुक्त देश करना है। आपको लगता है कि देश में बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? मुद्दा है, मुद्दा है ना। तो अगर मुद्दा है तो क्यों मुद्दा है? सरकार को रोजगार देना चाहिए था ना, मोदी को रोजगार देना चाहिए था। लेकिन सुनिए, राहुल गांधी अभी यहाँ से गुजरे हैं, उन्होंने क्या कहा? बेरोजगारी मुद्दा। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय क्या है? जब आपको नौकरी मिलेगी, आर्थिक न्याय तभी है जब आपको नौकरी मिलेगी तो बेरोजगारी खत्म होगी, वो आर्थिक न्याय है। अगर मैं कहूं कि वैकेंसी नहीं निकल रही है नौकरी की, तो उसके लिए मतलब क्या सरकार की जिम्मेदारी है ना, सरकार नौकरी निकाले, हमको नौकरी दे, आपको नौकरी दे, सबको नौकरी दे, तो बेरोजगारी रहेगी नहीं, आर्थिक न्याय हो जाएगा। ये बात है। जब लोगों को महंगाई बढ़ रही है, खर्च बढ़ रहा है, आपका खर्च बढ़ रहा है, कमाई घट रही है, ये अन्याय है। अच्छा, जब आपका ये बात मानते हैं, ठीक है। अगर किसी तरह से बीजेपी को हरा करके कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है, आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस के जो भी जितना भी अध्यक्ष यानी कि सदस्य हैं, सही सही मंत्री गठन कर पाएंगे? तमाम लोग खुश रह पाएंगे? सब चाहता है कि हम मुख्यमंत्री के चेहरा बन जाए। ममता बनर्जी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री, सॉरी, पीएम का चेहरा। ममता बनर्जी चाहते हैं कि हमको भी अच्छी पद मिले, इधर अखिलेश यादव चाहते हैं कि हमको अच्छी पद मिले, चाहे वो केजरीवाल चाहते हैं कि अच्छे पद मिले। सब अपने अपने ही हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन जनता के बारे में कहाँ कुछ कह रहे हैं। इस तरह में हमको कंफ्यूजन हो रहा है। इसमें आप क्या बात कर रहे हैं? जनता के बारे में क्या क्या ममता बनर्जी बंगाल में जो चुनाव जीत रही हैं, जो काम कर रही हैं, के खिलाफ लड़ रहे हो? कांग्रेस के खिलाफ लड़ नहीं, कांग्रेस की बात नहीं है यहाँ पे। कांग्रेस के खिलाफ लड़े, वो वहां की मुख्यमंत्री हैं, वहां की सरकार चला रही है ममता बनर्जी। वहां के लोगों के रोजगार की चिंता उनको है या नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है। चाहे वो बिहार की बात हो या तमिलनाडु की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, जो क्षेत्रीय नेता है उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं दे रहा है तो उसका नुकसान उसे होगा। लेकिन बात यहाँ मोदी के खिलाफ की है। इंडिया अलायंस मोदी के खिलाफ लड़ रहा है। जब मोदी का खिलाफ लड़ना है क्या मुद्दा है? एक बात सुनिए, बिल्कुल मुद्दा है, मुद्दा है, मोदी के खिलाफ मुद्दा है। आप जो है अभी जो है, मैं नहीं जानता, यूजीसी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, उसमें बोला है कि जो SC ST OBC जो एक बड़ी पॉपुलेशन है, उसके जो प्रोफेसर बनते थे रिजर्वेशन के आधार पर, उसको खत्म करने की बात। क्या उनके लिए मुद्दा नहीं? आप इसको उस तरीके से मत भिड़ाइए कि जैसा गोदी मीडिया वाले बात करते हैं। देखिए, मेरा सवाल नहीं, वही है कि आप जो है कांग्रेस या फिर ममता को आपस में मत लड़ाइए। वो लोग जो हो रहा है उसी पे जेन्युइन बात करते हैं। उन्होंने तय किया है कि हम जो है विपक्ष बन के लड़ेंगे, जैसे केरल में होता है, कांग्रेस और लेफ्ट आपस में लड़ते हैं, वहां बीजेपी एक सीट नहीं जीत पाती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने लड़ेंगे, किसी ने 7 जीत लिया, किसी ने 3 जीत लिया, किसी ने 4 जीत लिया, किसी ने 6 जीत लिया। खेल कहीं ना कहीं मजेदार है, लोगों को मजेदार नहीं है। देखिए, मजेदार नहीं है। नरेंद्र मोदी के जो सलाहकार हैं, उन्होंने कहा था संविधान बदल देना चाहिए। यहाँ पर ना तो मैं किसी को PM बनाने के लिए लड़ रहा हूँ, ना तो आप लड़ रहे हैं। संविधान जब तक है तब तक आप नागरिक हैं। जी जी, संविधान बचाना है, और ये हमको और आपको सबको तय करना पड़ेगा। मैं पत्रकार बन के आया हूं, लेकिन प्रवक्ता की तरह बात करने लगता हूं, क्योंकि लोगों को समझाना पड़ता है। बात यह है कि जब संविधान नहीं बचेगा तो पहले मुसलमान के नाम पर डराया जाएगा, फिर दलित के नाम पर, फिर आदिवासी के नाम पर, फिर पिछड़े के नाम पर। यही होगा, कोई किसी को बांटेगा, कोई किसी को बांटेगा। लेकिन इस देश को अगर बचाना है तो आपको इसका जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, वो बचाना होगा। ममता को तो आरोप लगाती हैं कि उनको जो है टैक्स का पैसा नहीं मिलता है, मनरेगा का पैसा नहीं मिलता है। क्यों? बंगाल टैक्स नहीं देता है? बंगाल के लोग भारत सरकार को टैक्स नहीं देते हैं? पैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए उनको? उनका हक है, उनको बराबर और समय से पैसा मिलना चाहिए, जो उनका हिस्सा है। क्यों आरोप लगाती है ममता? मोदी ये क्यों करते हैं? मोदी किसी एक धर्म के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक आदमी के प्रधानमंत्री हैं। भगवा क्यों पहन लेते हैं? भारत में सर्वधर्म समभाव है। आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए तो आप न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, आपको प्रधानमंत्री की तरह बिहेव करना चाहिए। बात जब भगवा की आती है, हम आपको कह रहे हैं
प्रधानमंत्री कहा जाता है कि हम जब राम की बात करके सत्ता में आए थे और राम गुण गा करके ही सत्ता में रहेंगे, ये इस तरह का बीजेपी वालों का एक संदेश है। जिस तरह से एमआईएम हमेशा टोपी लगा करके इस्लाम की बात करते हैं, उसी तरह से वो सेकुलरिज्म की ही झंडा लेकर के एक तरफ खड़ा हो जाते हैं। ये उन लोगों का एक धारणा है। ये चीज भगवा पहनना या चाहे टोपी लगाना, ये राजनीतिक में इसको अगर मुद्दा बनाना, ये तो मेरे नजर में सही नहीं है। आपको क्या नहीं, लगता है? मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल गलत है। धर्म और राजनीति अलग है। आप संविधान की शपथ लेकर के प्रधानमंत्री बनते हैं। कोई भी नेता, चाहे वो विधायक हो, पार्षद हो, अगर वो धर्म की राजनीति, एमआईएम को कौन मानता है? तो एमआईएम जिसकी राजनीति करती है, उसके मंचों पर देख लीजिए कौन होता है, उसी के लोग होते हैं, उसी की पार्टी के नेता होते हैं। मुसलमान भी नहीं होते। जो उसकी पार्टी में होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वही होते हैं। हर मुसलमान एमआईएम के साथ नहीं है। लेकिन जो मोदी कर रहे हैं वो गलत है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक। राहुल गांधी कर रहे तो सही कर रहे हैं। मस्जिद में जा करके मंदिर में जाके दुआ मांग रहे हैं, प्रणाम की जगह में दुआ मांग रहे हैं। मनीष कश्यप एक जो यूट्यूबर है, वो कह रहा है कि मनीष किस जगह में क्या कुछ करना चाहिए, ये राहुल गांधी को पता नहीं है। मनीष कश्यप कौन है? मनीष कश्यप को नहीं जानते आप क्या? मनीष कश्यप मैं जानता हूँ। मनीष कश्यप है कौन? अपराधी है। अपराधी? किस नजर में अपराधी है आपको? वो कहाँ गया था आप बताइए? मनीष कश्यप जो आरोप किस तरह के अपराधी? हाँ, मैं बता रहा हूँ, जेल गया था मनीष कश्यप जी। आरोप लगे हैं। आरोप किस प्रकार का आरोप लगा था? अब तक साबित नहीं कर पाए बिहार सरकार। बात ये नहीं साबित हुआ कि नहीं, केस चल रहा है। हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं हम सत्ता में बैठे तो आप हम किसी तरह के इल्जाम लगा सकते हैं। नहीं, इल्जाम का एक बुनियाद होना चाहिए। उमर खालिद की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? उमर खालिद का केस क्यों नहीं सुना जा रहा है? आप मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं। मनीष कश्यप एक स्वतंत्र यूट्यूबर के तौर पे कुछ नहीं है, वो बीजेपी का एजेंट है। मनीष कश्यप बीजेपी का एजेंट। हाँ, बीजेपी का एजेंट है मनीष कश्यप, बीजेपी का। बिहार में खेला हुआ है फिर मनीष कश्यप को लेकर के। मनीष कश्यप जब जेल जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि 180 दिन में हम सरकार को गिरा देंगे। बिहार सरकार, मैं बता रहा हूँ, बिहार को मनीष कश्यप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। ठीक है, मनीष कश्यप जो कर रहे हैं वो खतरनाक है। अगर आप पर आरोप लगे, आप यूट्यूबर भी हैं, तो आप कुछ भी चला देंगे। मैं यूट्यूबर हूं तो मैं कुछ भी चला दूंगा। नहीं, उन्होंने जो रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स की बात की थी, जिसके आधार पर उन्होंने खबरें बनाई थी, वो गलत रिपोर्ट थी। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप जो दिखा रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि ये गलती हुई है मनीष कश्यप से। फैसला उनके पक्ष में आएगा या नहीं आएगा, ये अदालत तय करेगी। मैं अदालत नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप ने जो किया वो गलत किया। और जिस तरीके की वो बातें करते हैं, मैं आपको बता सकता हूं, या मेरी बातें सुन करके कोई भी बता सकता है कि मैं कहां से बात कर रहा हूं, मेरी पोजीशनिंग क्या है, मैं खड़ा कहां हूं। आपकी बात सुन के मैं बता सकता हूं। मनीष कश्यप जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो समझ में आता है कि वो किसकी राजनीति कर रहे हैं। आप तेजस्वी यादव को गाली दे रहे हैं। आप उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर 8 एफआईआर जब हो गए थे, तब हम तेजस्वी यादव को ललकारे थे आकर के, हमारे घर में जब कुर्की हो रहे थे। ये सारे बात वो इंटरव्यू में, जैसे कि न्यूज 18 में और आज तक के तक जो है, अभी यूपी तक में वो जाके कहे थे। आज तक और न्यूज 18 को मैं नहीं मानता। ये सब फर्जी मोदी के टूल्स हैं। मोदी ऐसे करते हैं तो ऐसे नाचते हैं। मैं आज तक और न्यूज 18 को नहीं मानता। मैं किसी को भी नहीं मानता। मैं आया हूं यहाँ अपने पॉकेट से देखने के लिए। मुझे क्या पड़ा है? मुझे किसी ने पैसा दिया है? मैं यहाँ से चल के आया। आपके बातों से लोग कमेंट में कहेंगे कि यह राहुल गांधी का एजेंट है, इस तरह की बात। मैं हर विपक्षी पार्टी का, हमको कहेंगे बीजेपी का एजेंट है। मैं कह रहा हूँ मैं हर विपक्षी पार्टी का एजेंट हूँ। मैं सपा का हूँ, बसपा का हूँ, कांग्रेस का हूँ, एमआईएम का भी हूँ, स्टालिन का भी हूँ, सबका हूँ। मैं हर नागरिक का जो है एजेंट हूँ। मेरे को ठीक है। बात को खत्म करें यहीं पे। हमारे साथ यूपी से नंदलाल जी जुड़े हुए थे। बड़े बेबाकी से बात को रखते हैं और सरकार के खिलाफ, चाहे वो कोई भी सत्ता में बैठे, उसके खिलाफ में बात करना कहीं ना कहीं बड़ी जेन्युइन बात है कि उसके खिलाफ भी बात करना चाहिए। अगर हम विपक्ष के तरह बात नहीं करेंगे, विपक्ष को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमारे जो बैठे हुए सरकार जो सत्ते में, वो खदेड़ने का काम करेंगे। पूरी राजनीति को उथल पुथल जिस तरह के कर रहे हैं बिहार में, ये सारी चीजें में बात। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। जो भी आपके दर्शक हैं, मैं नहीं जानता कितने सब्सक्राइबर हैं, हम लोग यहाँ पर मिले चाय की दुकान पे हम बात कर रहे हैं। हर आदमी को, जो भी वोटर है और वोटर नहीं भी है, आगे चल के वोटर बनेगा 18 साल के बाद, उसको सरकार से सवाल करना चाहिए। अपने पार्षद से, अपने विधायक से, अपने सांसद से, अपने नेता से, सबसे सवाल करना चाहिए। अपने अफसर से भी सवाल करना चाहिए। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आप नागरिक नहीं है, फिर आप गुलाम बन जाएंगे। आप सबसे सवाल करिए। आप दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि भैया ये गाजर मूली ठीक है कि नहीं, सड़ा हुआ तो नहीं है, सामान खराब तो नहीं है। आपने नेता चुना है, आपका नेता विधानसभा में जाता है, संसद में जाता है, वहां सवाल करता है। अगर आप उससे सवाल करेंगे
कि ये यहाँ पर गंदगी है, ये नाली साफ नहीं है, रोड ठीक नहीं है, यहाँ पर अस्पताल नहीं है, यहाँ पर जो है ये ठीक नहीं है, तो वो आपके सवाल को लेकर के उन मंचों पर जाएगा, सरकार से बात करेगा। तो दबाव बनाए रखिए, जैसे ही आप ढीला करेंगे वो अपने मनमर्जी करने लगेगा। इसीलिए सवाल पूछना जरूरी है। आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। प्रधानमंत्री कोई कुछ खास नहीं है, स्पेशल नहीं है। प्रधानमंत्री एक नागरिक हैं जिनको बोला गया है कि भैया आप प्रधानमंत्री हैं, आप देश चलाएंगे, हम आप पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर वो सही काम नहीं कर रहे हैं तो आप सवाल करिए। सवाल करिए कि मणिपुर मोदी क्यों नहीं गए। सवाल करिए कि जो है मणिपुर इतने दिनों से जल रहा है, वहां के क्या लोग नागरिक नहीं है, उनका दर्द कौन सुनेगा। सवाल करिए कि बेरोजगारी क्यों है। सवाल करिए कि महंगाई क्यों है। ये सारी बातें होनी चाहिए। इस बात पे हम बहुत ही सहमत हैं नंदलाल जी का कि सवाल करना हमारे अधिकार, संविधान का एक जो कि हक है, हम लोग को संविधान हक देता है। और इस तरह की जो कहीं भी अगर कुछ अनूनी हो रहा है अगर नज़र के सामने, तो हम उसको रोके और उसमें सवाल करना मेरा जन्मनी बात बनता है। अगर हम लोग माइक उठा करके क्षेत्र में घूम रहे हैं तो अच्छी चीज़ों को दिखाए, और जहाँ हो रहा है अपराध को अगर नहीं दिखाए तो किस तरह की एक मीडिया की कर्मी हम कहलाएंगे। लोग हम लोग को मीडिया का दर्जा दे या न दे, यूट्यूबर ही सही, लेकिन जो जहाँ हो रहा अन्याय को हम लोग रोकने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें समय दिए, छोटे से यूट्यूबर को, इसके लिए आभार। निरंजन जी, आपका भी शुक्रिया जो आपने जो है इस काबिल समझा कि आपने हम बात की। और जो है हम बंगाल घूम रहे हैं, हम यहाँ से जो है झारखंड बिहार जाएंगे, वहाँ भी लोगों से बात करेंगे। हमारा चैनल एन एक्सप्लेनर है, उसे दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटा सा चैनल है, आप लोगों का सहयोग रहा तो फिर जनता की बातें होती रहेंगी। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद।